नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। अगले 20 मिनट में हम आपको 20 अहम खबरों से रूबरू करवाने वाले, तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी राज्य देश की बेहतरी के लिए मिलजुल कर काम करें। देशवासियों के प्रति ये राज्यों का दायित्व है। हर राज्य एक दूसरे से सीखे, प्रेरणा ले। यूएपीए जैसे कानून ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम हो या फिर ड्रोन टेक्नोलॉजी का हथियार और ड्रग्स तस्करी में उपयोग, इनके लिए हमें नई टेक्नोलॉजी पर काम करते रहना होगा। स्मार्ट टेक्नोलॉजी से कानून व्यवस्था को स्मार्ट बना पाना संभव होगा। कई बार केंद्रीय एजेंसियों को कई राज्यों में एक साथ जांच करनी पड़ती है, दूसरे देशों में भी जाना पड़ता है। इसलिए हर राज्य का दायित्व है कि चाहे राज्य की एजेंसी हो चाहे केंद्र की एजेंसी हो, सभी एजेंसियों को एक दूसरे को पूरा सहयोग देना चाहिए। देश के बंटवारे के बाद से ही पाकिस्तान लगातार अपनी नापाक इरादों से बाज नहीं आ रहा है। भारत से बार बार मुंह की खाने के बाद भी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर अवांछनीय घटनाएं और जासूसी के प्रयास करता रहता है। लेकिन इनके नापाक इरादों को नेस्ते नाबूद करने के लिए हमारी सीमा सुरक्षा बल विपरीत परिस्थितियों में भी 24 घंटे मुस्तैद हैं। जैसलमेर से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर धूल भरी आंधी और कोहरे के समय पाकिस्तानी घुसपैठिए भारतीय सीमा में आने का प्रयास करते थे, लेकिन बीएसएफ की सजग मुस्तैदी के चलते अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं हो पाते। बदलते वक्त के साथ ही भारतीय सीमा की जासूसी के लिए इन दिनों इन लोगों ने ड्रोन से जासूसी करने का नया तरीका इख्तियार किया है। लेकिन बीएसएफ ने भी वक्त के साथ अपने आप को अपडेट किया है। सरहदों पर पेट्रोलिंग करने के साथ ही बीएसएफ हाईटेक हो गई है और जवान ड्रोन से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। ड्रोन से होने वाली जासूसी को नाकाम करने के लिए महिला प्रहरी और पुरुष जवान रात में हमेशा अलर्ट रहते हैं। जो पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, वो हमेशा इस फिराक में रहता है कि किस तरह से भारत में गड़बड़ियां पैदा कर सके। और अभी जो नई थ्रेट निकल के आई है जिसमें वो ड्रोन का प्रयोग करता है। भारत की विदेश नीति की तारीफ करने से अब रूसी राष्ट्रपति भी खुद को रोक नहीं सके। पुतिन ने मॉस्को में वल्दाई डिस्कशन क्लब की 19वीं वार्षिक सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें एक सच्चा देशभक्त बताया। पुतिन ने कहा कि पीएम मोदी उन लोगों में से हैं जो अपने देश के हित के लिए स्वतंत्र विदेश नीति को चुनने का दम रखते हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले वर्षों में भारत में बहुत कुछ किया गया है। स्वाभाविक रूप से वह एक देशभक्त हैं। मेक इन इंडिया के लिए उनका विचार आर्थिक और नैतिक दोनों रूप से मायने रखता है। उन्होंने कहा, दशकों से भारत और रूस के बीच विशेष संबंध विकसित हुए हैं। दोनों देशों के बीच कोई भी बचा हुआ मुद्दा नहीं है। भविष्य भारत का है। इसे सबसे बड़ा लोकतंत्र होने पर गर्व हो सकता है और हमारे बीच एक विशेष रिश्ता है। हमारे बीच घनिष्ठ संबंध है। पुतिन ने रक्षा साझेदारी और बढ़ते व्यापारिक संबंधों का भी जिक्र किया। बयालीस साल के भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। अभी ये चर्चा थमी नहीं है कि एक और भारतीय का ब्रिटेन की नई सरकार में झंडा गाड़ने की खबर आ गई। 19 साल के प्रज्वल पांडे बिहार के रहने वाले हैं, जिन्हें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कोर कमेटी में जगह मिली है। प्रज्वल का जन्म सिवान जिले में हुआ और वो झारखंड के सिंदरी में रहते थे। 16 साल की उम्र में उन्होंने ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी की सदस्यता ली। ब्रिटेन यूथ पार्लियामेंट सदस्य के तौर पर ब्रिटेन की संसद में पहली बार जब उन्होंने भाषण दिया तो ऋषि सुनक भी उनके फैन हो गए। अब उन्हें कोर कमेटी में शामिल किया गया है। प्रज्वल के दादा बागीश दत्त पांडे झारखंड के सिंदरी में सरकारी सेवा में थे। उनके पिता राजेश पांडे ब्रिटेन में ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और उनकी मां टीचर। ब्रिटेन सरकार में प्रज्वल को यह स्थान मिलना गर्व की बात है। भगवान भास्कर की आराधना के लिए किया जाने वाला 4 दिवसीय छठ महापर्व नहाय खाय यानी कद्दू भात से शुरू हो गया। नहाय खाय को लेकर बिहार में हजारों महिलाओं ने गंगा स्नान कर तन और मन को शुद्ध किया। गंगा स्नान के बाद व्रती महिलाओं ने एक दूसरे की मांग में सिंदूर लगाया।
गंगा स्नान के बाद व्रती गंगा जल लेकर अपने घरों के लिए रवाना हुई। गंगा स्नान के लिए कष्टहरणी गंगा घाट पर सर्वाधिक भीड़ नजर आई। इनमें मुंगेर शहरी क्षेत्र सहित जमालपुर, धरहरा, खड़गपुर आदि सुदूर क्षेत्र के लोग भी काफी संख्या में गंगा स्नान को यहाँ पहुंचे थे। इसके अतिरिक्त बबुआ घाट, सोजी घाट, बेलन बाजार घाट, कंकर घाट, बेलवा घाट, दोमाट घाट, हेरू दियरा आदि घाटों पर व्रतियों की खासी भीड़ दिखी। गंगा स्नान पर कोई अप्रिय घटना न घटे इसके लिए प्रशासन ने बड़ी संख्या में पुलिस बल और गोताखोरों को घाटों पर तैनात किया है। राजसमंद जिले का नाथद्वारा नगर एक बार फिर विश्व पटल पर अपनी अमिट छाप छोड़ने को तैयार है। नाथद्वारा में तत्पदम उपवन संस्थान की ओर से 369 फीट ऊंची शिव प्रतिमा का निर्माण करवाया गया है। विश्व की सबसे ऊंची शिव मूर्ति की अपनी एक अलग विशेषता है। इसमें लिफ्ट, सीढ़ियां, श्रद्धालुओं के लिए हॉल बनाया गया है। प्रतिमा के अंदर सबसे ऊपरी हिस्से में जाने के लिए 4 लिफ्ट और 3 सीढ़ियां बनी है। प्रतिमा के निर्माण में 10 वर्षों का समय और 3000 टन स्टील और लोहा 2.5 लाख क्यूबिक टन कंक्रीट और रेत का इस्तेमाल हुआ है। प्रतिमा का निर्माण 250 वर्षों की स्थिरता को ध्यान में रखते हुए किया गया है। 250 किलोमीटर रफ्तार से चलने वाली हवाएं भी मूर्ति को प्रभावित नहीं करेगी। इस प्रतिमा की डिजाइन का विंड टनल टेस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। बरसात और धूप से बचने के लिए इस पर जिंक की कोटिंग कर कॉपर कलर किया गया है। 51 बीघा की पहाड़ी पर बनी इस प्रतिमा में भगवान शिव ध्यान और अल्लड़ की मुद्रा में विराजित हैं, जो 20 किलोमीटर दूर से ही नजर आने लग जाते हैं। रात में भी यह प्रतिमा स्पष्ट रूप से दिखाई दे, इसके लिए विशेष लाइट से इसकी विद्युत सज्जा की गई है। औरंगाबाद की सूर्य नगरी देव स्थित प्राचीन सूर्य मंदिर न सिर्फ लाखों करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास का विराट प्रतीक है, बल्कि अपनी अद्भुत स्थापत्य कला का एक अद्वितीय नमूना भी है। बिना सीमेंट गारा के एक पत्थर के ऊपर दूसरे पत्थर को रखकर बनाया गया 100 फीट ऊंचा यह मंदिर सैकड़ों वर्षों से अडिग खड़ा है, जो हर किसी को हैरान कर देता है। मंदिर की पौराणिकता की यदि बात करें तो यहाँ लगा शिलालेख बताता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा इला के पुत्र ऐल ने कराया था। इस मंदिर में भगवान भास्कर उद्याचल, मध्याचल तथा आस्थाचल स्वरूपों में विद्यमान है। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी भक्त यहाँ आकर सच्चे मन से भगवान भास्कर की पूजा अर्चना कर जो कुछ भी मांगता है, भगवान सूर्य उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। यही वजह है कि लोक आस्था के महापर्व छठ के मौके पर यहाँ 12 से 13 लाख श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगता है। वहीं मंदिर से लगभग 50 मीटर की दूरी पर सूर्य कुंड तालाब भी है, जो अपने आंचल में अक्षुण्य गरिमा समेटे है। इसमें स्नान करने से कुष्ठ रोग का नाश होता है, साथ ही पुत्र रत्न की प्राप्ति भी होती है। दुल्हा देव बाबा का यह मंदिर कुछ खास है, क्योंकि यहाँ बनती है जोड़ी। मंदिर मध्य प्रदेश के हरदा के ग्राम उड़ा में स्थित है। इस मंदिर की प्राचीन धार्मिक मान्यता है कि भाई दूज के दिन मंदिर में कंवारे शादी के लिए प्रार्थना कर मन्नत मांगते हैं। मन्नत पूरी होने पर भाई दूज के दिन पर श्रद्धालु जोड़े यहाँ पहुंचकर माथा टेकते हैं। ऐसा बताया जाता है कि दुल्हा देव बाबा मां शारदा के भक्त और भगवान भोले के गण हैं। उन्होंने मां शारदा देवी की तपस्या की थी। प्राचीन जनश्रुतियों के अनुसार दुल्हा देव विवाह करने जा रहे थे। उस समय बारात के साथ किसी स्थान पर रुके थे। अचानक हुई घटना से धरती में समा गए थे। दुल्हे के रूप में ब्रह्मलीन होने से इन्हें दुल्हा देव कहा जाता है और यह सब कंवारों की मनौती पूरा करते हैं। दुल्हा देव बाबा के गोंडवाना इलाके में कई जगह और भी स्थान हैं, जहां भक्त अपनी मुराद पूरी होने पर मत्था टेकने आते हैं। दयाना मुखी भूया हे दिन कर त्वां प्रार्थये, दिन कर त्वां प्रार्थये। नटराज की धरती देवघर, यहाँ कहते हैं कि कण कण में कला विराजमान है। ऐसी ही प्रतिभा और कला की धनी देवघर की बेटी आयुषी है। आयुषी बचपन से ही संस्कृत में काफी रुचि रखती है। एक तरफ जहाँ सभी भाषाओं की जननी संस्कृति आज विलुप्त होने पर है,
वहीं देवघर की बेटी आयुषी जैसी बच्ची संस्कृत में अपनी रुचि दिखाकर और भी बच्चों को मोटिवेट कर रही है। आयुषी हिंदी फिल्मों के गाने और भजनों को संस्कृत में लिख उसके बाद उसे संस्कृत में गाती भी है। इससे उसे कई अवार्ड से भी नवाजा गया है। साथ ही राष्ट्रपति भवन से भी उसे थैंक यू पत्र भी मिला है। इन दिनों लोक आस्था का महापर्व छठ के गीत आपको हर जगह सुनने को मिल जाएगा। वहीं आयुषी छठ के गीतों को संस्कृत में गाकर आयुषी लोगों का मन मोह रही है। वहीं देवघर के कलाकार धनंजय खावड़े कंघी और कागज के माध्यम से छठ मैया के गीत को प्रस्तुत कर अपनी कलाकारी को प्रस्तुत करते दिख रहे हैं। इन्हें देवघर में कंघी वाले कलाकार भी कहा जाता है। इनके द्वारा कंघी और कागज के माध्यम से प्रस्तुत किए गए गीतों को लोग काफी सराहना करते हैं। वहीं धनंजय खावड़े कई नेशनल स्टेज पर भी कार्यक्रम कर चुके हैं। हजारों लोगों की भीड़ से खचाखच भरा मंदिर प्रांगण। मंदिर के रास्ते में औंधे लेटी महिलाओं की लंबी कतार और इन्हें रौंदते हुए पुजारी। ये नजारा हैरान भी करता है। मन में कई सवाल भी आते हैं और इस तरह से महिलाओं को रौंदा जाना मानवाधिकार, महिला अधिकार के कायदों और मर्यादाओं का साफ साफ उल्लंघन भी दिखता है। तो क्या इन महिलाओं को किसी ने ऐसा करने पर मजबूर किया है? इन सवालों का एक ही जवाब है, संतान सुख की लालसा। दरअसल इन महिलाओं की गोद सूनी है। शादी के बरसों बीत जाने के बाद भी इनकी कोई संतान नहीं है। दुनिया में आज संतानहीनता के लिए कई तरह के इलाज हैं, IVF से लेकर सरगोशी तक, लेकिन सभी इस तरह के इलाज का खर्च उठा सकें ये भी संभव नहीं रहता। जब हर तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं और उम्मीद खत्म होने लगती है, तब महिलाएं ऐसे मेले में आती हैं। मान्यता है कि निसंतान महिला को मां अंगार मोती का आशीर्वाद मिल जाए तो उसके आंगन में भी किलकारियां जरूर गूंजती है। अंगार मोती मंदिर की इस प्रथा को राष्ट्रीय महिला आयोग और मानवाधिकार आयोग ने बरसों पहले बंद करवाने की कोशिश की थी, लेकिन जन आस्था के सामने सारे नियम कायदे कमजोर पड़ गए। पटना सिटी में 10 दिवसीय काली पूजा उत्सव की धूम है। काली पूजा के मौके पर विभिन्न पूजा समितियों द्वारा मां काली की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है, जहां मां के दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालु पूरी आस्था और विश्वास के साथ पूजा पंडालों में जाकर मां काली की पूजा अर्चना में जुटे नजर आ रहे हैं। उधर काली पूजा के मौके पर पूर्णिया के मधुबनी स्थित काली मंदिर के प्रांगण में पिछले कई वर्षों से पारंपरिक कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन होता है। इस बार भी 2 दिवसीय महिला और पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित हुई है, जिसमें महिला और पुरुष कुश्ती खिलाड़ी शामिल हुए। इस दौरान हरियाणा से आए महिला पहलवानों ने एक दूसरे को धोबी पछाड़ देकर दर्शकों की जमकर तालियां बटोरी। महिला कुश्ती को देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचे हुए थे। नगाड़े की थाप पर जब इन हरियाणवी महिला पहलवानों ने एक दूसरे को पटकनी दी तो हर तरफ उत्साह और तालियों की तड़तड़ाहट गूंजने लगी। इस दौरान कई पुलिस पुरुष पहलवानों ने भी कुश्ती के दांवपेच से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र उज्जैन का श्री महाकालेश्वर मंदिर रोज बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने पहुंचते हैं, प्रार्थना करते हैं और मनोकामनाएं पूरी होने पर चढ़ावा चढ़ाते हैं। सूरत से पहुंचे एक श्रद्धालु ने बाबा को अमेरिकन डायमंड जड़ित मुकुट, कुंडल, माला, चांदी का लोटा, भगवान कार्तिकेय के लिए डायमंड लगे वस्त्र अर्पित किए। श्रद्धालु ने महाशिवरात्रि पर्व पर भगवान को डायमंड जड़ित मुकुट पहनाने की इच्छा जताई है। श्रद्धालु का नाम किशन है, जो डायमंड के कारोबारी हैं। श्रद्धालु का कहना है कि वो महाशिवरात्रि पर्व पर पूरे मंदिर को उनके अनुसार डेकोरेट करना चाहते हैं। अमेरिकन डायमंड के साथ साथ आर्टिफिशियल फूल और नंदी हॉल और गर्भगृह में साज सज्जा की तमाम सामग्री को पूरी टीम के साथ डेकोरेट करना चाहते हैं। दिवाली खत्म होने के बाद धमतरी के गांव में मातर मनाया गया। ये ग्रामीण क्षेत्रों का प्रमुख पर्व होता है। इसमें खास तौर पर ग्राम देवता गोधन की पूजा होती है। छत्तीसगढ़िया ग्रामीण परिवेश में इस पर्व का अलग स्वरूप देखने को मिलता है। ये पर्व ग्रामीण परंपरा, सामाजिक ताना बाना और रहन सहन से जुड़ा हुआ है।
इसमें ग्राम देवता की पूजा होती है, साथ ही गौधन की भी पूजा होती है। इस दिन पूरा गांव एक साथ एक जगह पर इकट्ठा होता है, जहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। धमतरी के भटगांव के युवाओं की टीम ने एक से बढ़कर एक करतब दिखाए। कोई साइकिल को दांतों से उठाकर घुमाता दिखा, कोई पानी से भरे गुंडी को दांतों से उठाकर सीढ़ी पर चढ़ गया, कोई कीलों के ऊपर सोकर अपने ऊपर अपने साथी को चढ़ाकर करतब दिखाता रहा। एक युवक अपने सिर में आग जलाकर उस आग से भजिया तलवाता दिखा। ये अनोखे साहसिक करतब देखकर लोग हैरान होते रहे और तालियों से उत्साह बढ़ाते रहे। गांव के प्रमुख लोगों ने बताया कि ये परंपरा 15 साल से चली आ रही है। इसका सारा प्रशिक्षण और खर्च की व्यवस्था भी गांव वाले ही करते हैं। भले ही त्योहारों पर होने वाली परंपराओं ने मॉडर्न रूप ले लिया हो, टोंक जिले में अन्य जगहों पर भाई दूज के दिन निकलने वाली घास भैरू की सवारी भले ही ट्रैक्टर से खींची जाती हो, लेकिन टोंक जिले के घास ग्राम पंचायत घास में आज भी इस सवारी को पारंपरिक तरीके से बैल खींचते हैं। टोंक जिले में घास भैरू की पारंपरिक सवारी निकली, जिसमें 11 बैलों की जोड़ी यानी 22 बैलों ने घास भैरू की सवारी को पूरे गांव में भ्रमण कराया। ग्रामीणों की मान्यता है कि घास भैरू के गांव में भ्रमण करने से भूत प्रेत की बाधाएं दूर हो जाती है। यही कारण है कि हर साल इस परंपरा का निर्वहन किया जाता है। इस आध्यात्मिक और पारंपरिक रोमांच को देखने के लिए जिले भर से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। यहाँ आने वाला हर वीआईपी और खास आदमी आम हो जाता है। इस परंपरागत मेले का घास गांव में हर साल आयोजन होता है। भाई दूज पर भाई बहन को उपहार देते हैं, लेकिन कोटा की ऐसी बहन भी है जिसने अपने भाई को ऐसा उपहार दिया जिससे उसकी जिंदगी संवर गई। भाई ने भी बहन के तोहफे का मान रखा और एनआईटी में सेलेक्ट हो गया। कोटा की उड़िया बस्ती में रहने वाली वर्षा बेहद गरीब घर से ताल्लुक रखती है और भाई विकास इंजीनियर बनना चाहता था। विकास और वर्षा के पिता सब्जी बेचते हैं और माँ लोगों के घरों में काम करती है। जब बात पढ़ाई की आई तो परिवार की माली हालत ऐसी थी कि एक ही बच्चे को कोचिंग करवाई जा सकती थी। ऐसे में वर्षा ने अपने डॉक्टर बनने के सपने को दरकिनार करते हुए अपने भाई विशाल को कोचिंग करवाने को कहा, जिसका नतीजा आज विकास एनआईटी में सेलेक्ट हो चुका है और नागपुर में कॉलेज मिला है। वहीं अभावों और संघर्षों के बाद वर्षा ने घर में नीट की तैयारी की और एग्जाम क्रैक किया और अब डॉक्टर बनेगी। अब वो काउंसलिंग का इंतजार कर रही है और जल्द ही अपने सपनों की उड़ान भरेगी और अपने डॉक्टर बनने का ख्वाब पूरा करेगी। झारखंड के चितरपुर प्रखंड की सोड़, कोची, नाला, नावा, बगीचा, कपरकट्टा में हाथियों का तांडव बदस्तूर जारी है। रात भर ग्रामीण हाथियों को भगाने के लिए रत्तजग्गा करते रहते हैं। वन विभाग और ग्रामीणों ने मशाल और टॉर्च जलाकर हाथियों के झुंड को गांव से दूर भगाया। बृहस्पतिवार को रामगढ़ बोकारो NH 23 को हाथियों के झुंड को पार करने के दौरान कुछ देर के लिए सड़क पर चितरपुर के निकट जाम की स्थिति बनी रही। वन विभाग ने NH 23 को दोनों ओर से ट्रैफिक को रोककर झुंड को सड़क पार कराया गया। झुंड के मुख्य सड़क पर आने की खबर के बाद वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। आनंद फानन में चितरपुर चट्टी बाजार और सड़क किनारे की सभी दुकानों को बंद कर लोग अपने अपने घरों में दुबक गए। इससे पूर्व चितरपुर प्रखंड के सोड़ गांव में हाथी का बच्चा कुआं में गिर गया था, जिसे हाथियों ने खुद ही बाहर निकाला। वहीं तमाड़ वन प्रमंडल क्षेत्र के चोगाडीह बरवाडीह में बिजली के करंट लगने से एक जंगली हाथी की मौत हो गई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद लोगों का हुजूम घटनास्थल पर पहुंचा। मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व घूमने आने वाले पर्यटकों को बाघ देखने को मिल रहे हैं, जिससे वे काफी रोमांचित महसूस कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ दृश्य पर्यटकों ने अपने मोबाइल पर कैद किए। बाघों के चहलकदमी से गुलजार हुआ सीधी का संजय टाइगर रिजर्व। पर्यटकों को एक साथ नजर आए 5-5 बाघ। पर्यटकों को टाइगर के इस दीदार की मनमोहक वीडियो निकल कर आई सामने, जिसमें एक साथ बड़ी संख्या में दिख रहे हैं बाघ। सुबह की धूप का टाइगर कर रहे थे दीदार। इसी बीच पर्यटकों के पहुंचने से टाइगर रो ने जंगल की ओर किया रुख। वहीं बांधवगढ़ के बफर जोन में बाघिन को देख पर्यटक रोमांचित हो उठे। मौका इवनिंग टाइगर सफारी के दौरान धमोखर बफर क्षेत्र में उस दौरान का बताया जा रहा है, जब बाघ दर्शन के सफर पर निकले पर्यटकों को अचानक बफर वाली बाघिन नजर आ गई। फिर क्या था,
उत्साहित पर्यटकों ने फटाफट मोबाइल में बाघिन का वीडियो बनाया और तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कर दी। कोरोना के 2 साल बाद एक बार फिर से महाराजा एक्सप्रेस वाराणसी पहुंची। विश्व के कई देशों के विदेशी सैलानियों को लेकर राजशाही सवारी कराते हुए महाराजा एक्सप्रेस शुक्रवार को वाराणसी पहुंची, जहां ढोल नगाड़े व मंत्रोच्चार के साथ पर्यटकों का भव्य स्वागत किया गया। इस एक्सप्रेस में विश्व के कई देशों के कुल 31 पर्यटक हैं। वाराणसी लेकर आने वाली महाराजा एक्सप्रेस पर इन विदेशी मेहमानों की सवारी दिल्ली से शुरू हुई, जयपुर अयोध्या के बाद काशी पहुंची। वाराणसी पहुंचे इन विदेशी मेहमानों में भी खास उत्साह देखने को मिला। 7 दिन के टूर पर ये पर्यटक भारत आते हैं, जहां वो जयपुर, अयोध्या, अन्य जगहों का भ्रमण करने के बाद आखिर में वाराणसी आए हैं। यहां वो काशी की ऐतिहासिक संस्कृति व विरासत को समझने के बाद वापस दिल्ली लौट जाएंगे। इस दौरान वो गंगा घाट व आरती का दर्शन करेंगे। धमतरी के आसपास के इलाकों में हाथी लगातार घूम रहे हैं। हाथियों का दल जब दुगली रेंज के 4 गांव के धान के खेत से गुजर रहा था तो अंधेरे की वजह से 3 हाथी कुएं में गिर गए। हालांकि इनमें से 2 हाथी खुद कुएं से बाहर निकल आए। हाथी की दहशत और इनके द्वारा फसलों को रौंद देने के कारण भले ही किसानों में गुस्सा हो, लेकिन मुसीबत में फंसे गजराज की मदद को वे आगे आए। हाथी को निकालने के लिए स्थानीय निवासियों के साथ ही वन विभाग ने रेस्क्यू अभियान चलाया। जेसीबी की मदद से तीसरे हाथी को भी बाहर निकाला गया। अब तीनों हाथी सुरक्षित हैं। कुएं के पास ही एक सोलर पैनल भी लगा हुआ है। इनमें से किसी ने पैनल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। कुएं से निकालने के बाद वन विभाग ने हाथियों को जंगल की तरफ खदेड़ दिया। जोधपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले विश्वजीत सिंह पिछले लगभग 2 साल से साइकिल यात्रा कर रहे हैं। विश्वजीत सिंह अब तक कुल 15 राज्यों की यात्रा कर चुके हैं। इस साइकिल यात्रा का उद्देश्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को पेड़ लगाने और पानी बचाने के लिए लोगों को जागरूक करना। इसलिए इस साइकिल यात्रा का नाम पेड़ बचाओ पानी बचाओ दिया गया है। 2 साल से विश्वजीत सिंह लगभग 15,000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा कर चुके हैं। सिंह बताते हैं कि उनको पर्यावरण के प्रति रुचि है, इसलिए वह और लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। कोरोना के टाइम ऑक्सीजन की कमी देखने को मिली, कारण पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना है। इसके लिए हमें पर्यावरण को बचाना होगा। इसके लिए हम सबको सहयोग करना होगा, तभी ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी। जल है तो कल है। लोग पानी का इस्तेमाल कम करते हैं और दुरुपयोग ज्यादा करते हैं, तो साथ साथ में भी पानी बचाओ साइकिल यात्रा के तहत भी लोगों को जागरूक करने का भी प्रयास कर रहा हूं। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।